बिस्मिल्लाह अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स को मेरे चैनल पर खुश आमदीद। आज हम बेनिंग पंक्चर टेक्निक से सैंपल कलेक्ट करने के बारे में बात करने जा रहे हैं। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोज़ आपको मिल सकें। जी, सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लड कलेक्शन ट्रे की। तो उसमें ऑलरेडी हम जानते हैं कि ब्लड कलेक्शन ट्रे में तमाम तर वेनिंग पंक्चर टेक्निक का मटेरियल मौजूद होता है। यहाँ हम मीडियल क्यूबिटल वेन को सिलेक्ट करेंगे और उससे हम सैंपल ड्रा करेंगे। तो सबसे पहले जब हमारे पास पेशेंट आएगा हम उसको एक रेस्ट चेयर पर बिठाएंगे और उसको अंगूठा अंदर करके मुट्ठी को बंद करने के लिए कहेंगे। इस तरीके से वेन वहाँ पे वाज़ा हो जाती है। ठीक है जी। उसके बाद अब हमने ये एरिया क्लियर कर लिया तो हम यहाँ से हमने सैंपल लेना तकरीबन हम 2 से 3 इंच अवे हम वहाँ पे टोनिकेट को अप्लाई करेंगे। टोनिकेट को अप्लाई करने का तरीका यहाँ पे देख लें। हम इसको यहाँ पे इस तरीके से टोनिकेट को अप्लाई करेंगे कि हमें आसानी से हम इसको यहाँ से रिमूव भी कर सकें। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम इसको ये इस तरीके से हम इसको अप्लाई कर रहे हैं। अप्लाई करने के बाद एक चीज़ का हम खास तौर पे ख्याल रखेंगे कि इसको बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे। बहुत ज़्यादा टाइट करने की सूरत में जो डीप वेन्स हैं उनकी सर्कुलेशन भी ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगी। ठीक है जी। तो अभी हमने इतना करना है कि यहाँ पे जो यहाँ से हम इसको खींचेंगे तो ये इजीली यहाँ से रिमूव हो जाएगी। ठीक है जी। तो ये यहाँ पे जो ऊपर हमारी जो वेन्स हैं जो हमारे टारगेट हैं इनको हम थंब की मदद से नहीं फील करेंगे, इनको हम फिंगर की मदद से फील करेंगे। थंब की सूरत में जो थंब में भी बाज़ औक़ात पल्स आ रही होती है तो अपनी पल्स की वजह से फेक हो जाते हैं। तो यहाँ पे अब हमें नेक्स्ट जो चीज़ की ज़रूरत है हमने एरिया को स्टेलाइज करना है। उसके लिए हम ये अल्कोहल पैड इस्तेमाल करेंगे। अल्कोहल पैड भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर हमने यहाँ पे सेपरेट स्वैब या अल्कोहल स्वैब काटन के साथ या पायोडीन है तो उसको हम यूज़ करेंगे। तो 3 जहाँ पे हम काटन स्वैब इस्तेमाल करेंगे। फर्स्ट जो है उसको राउंड में यूज़ करेंगे, सेकंड को उस राउंड से बाहर यानी कि बिग राउंड में यूज़ करेंगे, जबकि तीसरे को हम जस्ट वेन के ऊपर एक दफ़ा से यूँ यूज़ करके तो उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। ऐसे नहीं है कि बाद लोग वहाँ पे उसको रब करना शुरू कर देते हैं, ये तरीका बिल्कुल गलत है, इससे अवॉइड करें जी। उसके बाद अब हम सिरिंज मैंने आपको दिखाई ये पैकिंग से बाहर है तो इस तरह से हम सिरिंज कभी भी पेशेंट के पास नहीं लाएंगे। जब भी पेशेंट के पास आएंगे तो पैकिंग के अंदर होनी चाहिए और पेशेंट के सामने ही हम इसको पैकेट से रिमूव करेंगे। यहाँ आपको दिखा दूँ ये एक निशान लगा हुआ है, ये ओटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ख़ास तौर पे कि जब वो वाशअप होंगे तो वो यहाँ से इसको इजीली ओपन कर सकते हैं। ये उनके लिए निशान ज़दा है यहाँ पे। तो इसको जब हमने यहाँ से रिमूव किया तो सबसे पहले हम यहाँ इसको इसकी जो निडल है अगर आप इसको देखें तो यहाँ इसके ऊपर एक कट लगा हुआ है। जिस तरह से कलम होती है और ये आपको करीब करके दिखाने की मैं कोशिश करता हूँ। यहाँ पे अगर फोकस हो जाए मे बी यहाँ आपको ये क्लियर नज़र ना आ रही हो, फोकस करने में प्रॉब्लम है तो इसको मैं फोकस करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे इस पे ये कट लगा होता है। ठीक है। और इस निडल को हम बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे, ये स्टेलाइज होती है जी। कलम को जब हम ऊपर रखेंगे तो इस तरह से ये वेन के अंदर प्रिक होगी और 30 डिग्री एंगल पे हम इसको रख के प्रिक करेंगे और जैसे ही प्रिक हो जाएगी हम इसका एंगल कम करके 15 डिग्री कर देंगे। यहाँ पे आप देखें ये आपको यहाँ पे इसका कट नज़र आ रहा होगा वाज़ेह तौर पे। तो ये इस कट को हम यहाँ जो हमारी टारगेट वेन है उसके ऊपर हम इसको सामने अपने ऊपर रखते हुए उल्टा नहीं करेंगे, तिरछा भी नहीं करेंगे। इस तरह से प्रिक करने में हो सकती है तो एग्जैक्टली हम कलम को सामने ऊपर रखते हुए अपने सामने तो फिर इसको यहाँ से प्रिक करेंगे। प्रिक करने का तरीका आपको बताया कि हम 30 डिग्री पे जब इसको प्रिक करेंगे तो बल्ब के अंदर ये जो सिरिंज का बल्ब है उसमें ब्लड आ जाएगा। जैसे ही आ जाएगा हम वहीं पे उसको ठहरते हुए उसका एंगल को कम करते हुए 15 डिग्री एंगल ले जाएंगे और फिर इसको अगर हम थोड़ा सा आगे करना चाहें तो वेन के अंदर कर सकते हैं। इसको टच नहीं करेंगे, आपको पहले ही बताया। जब भी हम इसको प्रिक करने से पहले जब इसको हम पैकिंग से निकालेंगे तो सबसे पहले इसकी कैप ऊपर मौजूद होगी तो यहाँ से चूँकि ये ओपन हो जाती है, इस तरह से स्क्रू है इसमें तो इस स्क्रू को टाइट कर लेंगे। बाज़ औक़ात पैकिंग में ये स्क्रू टाइट नहीं होता और सैंपल लेने के दौरान प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ से इसके पिस्टन को भी चेक कर लेंगे
कि पिस्टन में प्रॉब्लम तो नहीं है। बाज़ औक़ात फ्री करने के बाद पिस्टन जो है वो काम नहीं कर रहा होता है, ठीक है जी। तो इसको हम यहाँ पे पहले तसल्ली से चेक कर लेंगे और टाइट कर लेंगे। उसके बाद जब हम इसको प्रिक करेंगे, प्रिक करने के बाद इस तरह से ये एंगल 15 डिग्री का जब इसमें जाएगा तो फिर ये बआसानी वेन के अंदर ईज़िली आगे हम इसको धकेल सकते हैं निडल को। यहाँ पे हमने वहीं पे हम इसको स्टिल रख के हमने सैंपल ड्रा कर लेंगे। ड्रा करने के बाद अभी हमने यहाँ कॉटन स्वैब को इसके ऊपर या अल्कोहल पैड जो हमारे पास अवेलेबल है उसको रख लिया। रखने के बाद इस निडल को हम नहीं निकालेंगे, पहले हम ये यहाँ से टोर्निकेट को रिमूव करेंगे और रिमूव करने के बाद निडल जो है उसको वहाँ पे स्वैब को अप्लाई करके निडल को हम बाहर निकाल लेंगे। पेशेंट को कहेंगे इसको मले नहीं, सिर्फ थोड़ी देर 2 से 3 मिनट के लिए इसको यहाँ पे प्रेस करके रखें। और इस तरह से बाद लोग बेंड करते हैं, उसे बेंड करने से भी मना करें, बिल्कुल स्ट्रेट रखें और इसको यहाँ पे सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए प्रेस करके ही रखें, ठीक है जी। अगर आपके पास यहाँ पे सनी प्लास वगैरह या अगर नीटो टेप वगैरह या आपके पास फिक्सोमिल है तो आप इसके ऊपर उसको पेशेंट को लगा दें, अप्लाई करके उसको यहाँ लगा दें, ठीक है जी। उसके बाद जो सैंपल हमने ड्रा कर लिया है उसको मतलूबा टेस्ट ट्यूब के अंदर जहाँ हमने जिस डिपार्टमेंट में भेजना है उसमें हम उसको डाल के मतलूबा सैंपल ड्रा कर लेंगे। यहाँ आपको दिखाते हैं कुछ पेशेंट्स हैं जिनके हमने सैंपल ड्रा किया है। एग्जैक्टली यहाँ आप इस प्रैक्टिस को देखेंगे कि किस तरह से हमने यहाँ पे सैंपल को ड्रा किया है। और यहाँ आपको इसमें प्रैक्टिस के दौरान ये भी आप देखें कि छोटे बच्चे हैं और छोटे बच्चों में भी वेन पंक्चर टेक्निक से सैंपल किस तरह से लिया जाता है। यहाँ अब हमें सैंपल ज़्यादा चाहिए तो हमने सबसे पहले ये देखें टोर्निकेट को अप्लाई किया है और अप्लाई करने के बाद पेशेंट के एग्जैक्टली सामने हमने यहाँ सिरिंज को पैकेट से डिस्पोजेबल सिरिंज को निकाल लिया है। निकालने के बाद हम इसको यहाँ पे वेन जो है उसको फील करेंगे। वेन को फील करने के बाद ये निडल है और ये इसका जो कलम कट है इसको हमने ऊपर रख लिया। ऊपर रखने के बाद यहाँ पे इसकी वेन वाज़ेह हो रही है। यहाँ पे इसको जैसे ही प्रेक करेंगे, याद रखें मैंने पहले भी कहा हम निडल को टच नहीं करेंगे, तो निडल टच करने की सूरत में यहाँ पे ये स्टेलाइज नहीं रहेगी कि वो इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ आपको इसमें प्रिकॉशंस के हवाले से ये भी बता दें कि कोशिश ये करें कि जितना सैंपल दरकार है उतना ही सैंपल लें, उससे कम या उससे ज़्यादा सैंपल लेने की सूरत में उसकी कोशिश ना करें। और जो आपके पास टेस्ट ट्यूब है उसमें अगर आपने EDTA की वायल है तो उसमें 5 ml तक आप उसमें रख सकते हैं, लेकिन उसके अंदर चूँकि लिक्विड फॉर्म में EDTA मौजूद होता है तो लाजमन उसमें आप 2 ml सैंपल ज़रूर उसमें कलेक्ट करें, ठीक है जी। उससे कम होने की सूरत में फिर उसके रिज़ल्ट्स में HP वगैरह उसमें रिज़ल्ट्स में भी डिफर आ सकता है या उसके सेल काउंट में भी डिफरेंस आ सकता है, ठीक है जी। और अगर आपने EDTA की वाइल के अंदर उसको ट्रांसफ़र कर दिया है सैंपल को तो आप उसको जेंटली मिक्सअप करेंगे। मिक्सअप करने से तसल्ली ये कर लें कि उसके अंदर अच्छी तरह से सैंपल मिक्स हो चुका है, ठीक है जी। और उसको सैंपल को लेबल ज़रूर करें। लेबल ना करने की सूरत में सैंपल मिक्सअप हो सकता है और रिपोर्ट्स फॉल्स हो सकती हैं, ठीक है जी। उसके अलावा यहाँ ख़ास तौर पे ये इस चीज़ को ज़हन-नशीन कर लें कि टोर्निकेट को जब आप सैंपल ड्रा कर लें तो टोर्निकेट को पहले ओपन करें, वहाँ से उसको रिमूव करें और उसके बाद ही आप सिरिंज को वहाँ से निडल को वहाँ से रिमूव करेंगे, ठीक है जी। उसके अलावा सेफ्टी प्रिकॉशन के लिए अगर वहाँ आप ग्लव्स को इस्तेमाल कर लें, ग्लव्स वेयर करें तो उसके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि आप नहीं जानते कि पेशेंट को ब्लड बॉर्न डिजीज़ है। अगर उसको हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C या HIV एड्स जैसी कोई ब्लड बॉर्न डिजीज़ में मुब्तला है तो वो आपको लग सकती है। कोशिश करें जब भी आप निडल को वहाँ से रिमूव करें तो कैप उसके ऊपर ईज़िली जेंटली छोड़ दें ताकि और उसको वहाँ से प्रेस करके बंद करने की कोशिश ना करें। बाज़ औक़ात वो वहाँ से प्रिक होने की सूरत में प्रिक आउट होकर आपको लग सकती है, जो आपको ब्लड बॉर्न डिजीज़ में मुब्तला कर सकती है। पेशेंट से जो निडल्स हैं उसको दूर रखें और
ब्लड जो आपने वहाँ पे ड्रा कर लिया है उसको भी वहाँ पेशेंट से दूर रखें और कोशिश करें कि वो आपके हाथों पे या उंगलियों पे ब्लड सैंपल ना लगे। जो हिस्सा कट लगा है जहाँ पे आपने उसको प्रिक किया है उस हिस्से को लाजमी कवर करें और उसके ऊपर ड्रेसिंग वगैरह आप ज़रूर कर दें। इसी तरह से एक्सीडेंटली जो आपको प्रिक हो सकती है उससे बचने के लिए आप तमाम प्रिकॉशंस ज़रूर फॉलो करें। ठीक है जी। आप सैंपल ड्रा करने से पहले आपके हाथ भी अच्छी तरह से वाशअप होने चाहिए और स्टेलाइज होने चाहिए। कोशिश करें कि अगर वहाँ आपके पास 70% अल्कोहल है तो आप उसके साथ हाथों को या सिपरेट की मदद से हाथों को भी स्टेलाइज कर लें। ठीक है जी। और अगर आपके हाथों को वहाँ ब्लड या आपकी स्किन के ऊपर ब्लड लग जाता है तो आप फ़ौरन से उसको वहाँ से वाइप आउट कर दें। ठीक है जी। ताकि वो आपको किसी किस्म की इन्फेक्शन का बाइस ना बने। ठीक है जी। और अगर आपने वहाँ से स्लाइड्स वगैरह को प्रिपेयर करना है, स्मेयर वगैरह बनाने हैं तो डायरेक्टली वहीं से आप उसको अप्लाई करके तो वहाँ से आप उसको स्लाइड्स वगैरह को बना सकते हैं और स्पेसिमन जो है उसको मुतलका डिपार्टमेंट में आप उसको फ़ौरन से भेज दें। ठीक है जी। जी, मज़ीद ये ख़्याल रखें कि जब आप सैंपल ड्रा करें, जब नीडल को आप प्रिक कर दें तो फ़ौरन से उसका एंगल कम कर दें, अदरवाइज़ वो डबल प्रिक हो जाएगी, यानी प्रिक आउट होने की सूरत में वेन की दूसरी साइड भी प्रिक हो जाएगी। तो इस सूरत में वहाँ पे हेमाटोमा बन जाएगा। इसी तरह अगर आप बटरफ्लाई नीडल से सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं तो वहाँ से तेज़ी से सैंपल कलेक्ट सिरिंज में ना करें, पिस्टन को ज़्यादा मत खींचें क्योंकि इस सूरत में वहाँ पे तेज़ी से ब्लड आने की सूरत में हेमोलिसिस हो सकती है और सैंपल ख़राब हो सकता है। इसी तरह से ब्रेनुले से भी सैंपल कभी भी कलेक्ट ना करें, वहाँ से हेमोलिसिस हो सकती है। और जब आप टेस्ट ट्यूब में सैंपल को डाल रहे हो, सिरिंज में से निकाल रहे हो तो कोशिश करें कि वहाँ से निडल को रिमूव कर दें। अदरवाइज़ आप उसको प्रेस करेंगे तो वहाँ से ब्लड सैंपल जब एक दूसरे के ऊपर ब्लड सैंपल सेल्स गिरेंगे तो वहाँ पे हेमोलिसिस हो जाएगी। उसको निडल को रिमूव करने के बाद ही आप उसको और पिस्टन को अगर निकाल दें तो जेंटली सैंपल जो है वो टेस्ट ट्यूब के अंदर सेवली आ जाएगा। ठीक है जी। इसी तरह से ईडीडी है उसमें मिक्स करते वक्त उसको ज़ोर ज़ोर से तेज़ी के साथ या ज़ोर ज़ोर से झटके मत दें, उससे भी सैंपल हेमोलिसिस हो जाएगी। और अगर आप वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें नीडल को जस्ट आप प्रिक कर देंगे और उसके बाद पिस्टन को बिल्कुल भी प्रेस मत करें। चूँकि वैक्यूम ट्यूब के अंदर वैक्यूम होता है तो ऑटोमेटिकली वहाँ से उसको सक कर लेता है तो सैंपल जेंटली उसमें जितना दरकार है उतना उसमें सैंपल को जाने दें। अदरवाइज़ अगर आप उसको पिस्टन को प्रेस करेंगे तो उस सूरत में भी वहाँ पे हेमोलिसिस हो जाएगी। मज़ीद जिस जगह से आप सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं आप वहाँ देखें कि अगर वेन में वहाँ पे जोड़ है तो उस जगह से भी आप सैंपल को कलेक्ट ना करें क्योंकि जोड़ होने की सूरत में वहाँ पे सैंपल ड्रा नहीं होगा और यूँ पेशेंट को दोबारा से आपको निडल दोबारा प्रिक करनी पड़ेगी। और अगर फर्स्ट प्रिक में स्पेसिमेन कलेक्ट ना हो तो दूसरी प्रिक करने से पहले निडल को कम से कम ज़रूर चेंज कर लें या न्यू डिस्पोजेबल सिरिंज ही इस्तेमाल करें। कोशिश करें कि न्यू डिस्पोजेबल सिरिंज ही यूज़ ज़रूर इस्तेमाल करें। ठीक है जी। और सैंपल ड्रा करने से पहले आप सरफेस एरिया जो होगा पेशेंट का उसको ज़रूर स्टेलाइज कर लें। अदरवाइज़ अगर वहाँ पे किसी किस्म की कोई इन्फेक्टेड चीज़ है मौजूद है तो वो कंटेमिनेट होके ब्लड सैंपल में भी आ सकती है और पेशेंट को भी इन्फेक्टेड कर सकती है। सैंपल ड्रा करने के बाद पहले टूर्निकेट को खोल दें, अदरवाइज़ ना खोलने की सूरत में वहाँ चूँकि वेन में प्रेशर होता है तो उससे हेमाटोमा भी बन सकता है और तेज़ी के साथ ब्लड जो है वो ब्लीड हो सकता है। इसलिए उसको पहले वहाँ से रिलीज़ कर दें ताकि वहाँ वेन के अंदर मौजूद प्रेशर रिलीज़ हो जाए। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें। लास्ट पे आपको कुछ WHO के हवाले से नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, उसको आप वहाँ से देख लें। वीडियो पूरी देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।